ठीक है लीगल। देखो केस का रिप्लाई है जो हमारे पास अभी दो केस आए हैं 143 2 के, उनका रिप्लाई फाइनल हो गया। अब अपलोड करना है। ठीक है। बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे अपलोड करना है, क्या अपलोड करना है, समझ लो। क्योंकि रिप्लाई अभी 3 से 4 बार जाएगा टोटल डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो लेटर ऑफ अथॉरिटी आ गया क्लाइंट से, ये अर्जेंट ने ले लिया था। ठीक है। अभी देखो सबसे पहला 26 एस। ठीक है। ये 26 एस या AIS है। AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें सारी इनकम जितनी क्लाइंट कमा रहा है सब कुछ दिखाई दे रही है। क्लाइंट ने क्या गलतियां करी हैं, उसको नोटिस क्यों आया है। ऑल्दो इट इज नॉट अ क्लाइंट मिस्टेक, एक्चुअल में इस केस में क्लाइंट मिस्टेक है ही नहीं, क्योंकि क्लाइंट इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो उसको पता ही नहीं रिटर्न मेरी कैसे भरी जाती है। क्लाइंट बिलोंग्स टू 194 JB, यानी प्रोफेशनल इनकम में सैलरी नहीं है। तो हमने जब इसमें केस स्टडी करा तो पता चला कि जो इसका कंसल्टेंट है उन्होंने सारी की सारी रिटर्न रिफंड के चक्कर में भर रखी है। अच्छा। ठीक है। और एक बार नहीं 3 बार रिटर्न भरी है। एक बार भरी इनकी 30 जून 2024 में, नहीं जून में, हाँ सॉरी जुलाई में, 30 जुलाई 2000, इसका वेबसाइट पोर्टल डाउन हो गया। 30 जुलाई 2024 में। उसके बाद फिर 31 दिसंबर को भरी कि रिफंड नहीं आया। ऑल्दो इसमें डिफेक्टिव लग के आया था 139.9, उसके अगेंस्ट में फाइल नहीं करी है, इसने सीधे रिवाइज फाइल कर दी 139.5 में। उसके बाद फिर से डिफेक्टिव लग के है तो उसने डिफेक्टिव में फाइल नहीं करा है, उसने इसमें फाइल कर दी 139.55 में दोबारा का 15 जनवरी को, जबकि ड्यू डेट निकल चुकी थी। तो रिफंड वैसे ही नहीं आना है। रिफंड कितना आना है 2 लाख रुपए का, मतलब ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। आई डोंट नो कंसल्टेंट ने क्या करा है, रिफंड ज्यादा देने के चक्कर में, फीस ज्यादा लेने के चक्कर में उन्होंने गलत सारे रिटर्न फाइल कर दिए हैं विदाउट सेक्शन देखे हुए। तो केस क्या है, इट इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन वर्किंग इन वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल्स। ठीक है ना। तो ये मैंने इनकम मार्क कर दी सारी। डिविडेंड इनकम स्लैब रेट से टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग स्लैब रेट से टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट स्लैब रेट से टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन अदर्स स्लैब से। सेल ऑफ सिक्योरिटीज है 5000 रुपए की है, ज्यादा कुछ है नहीं, बट रिपोर्टिंग कंपलसरी है। ओके। अब आती है बिजनेस रिसीट्स। ऑल्दो डॉक्टर है, इज नॉट अ सैलरीड, सेक्शन बुक होगा 194 JB। JB सेक्शन क्या कहता है, जब आप एक कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप ऐसा सैलरी नहीं रहते, आप ऐसा कंसल्टेंट अपॉइंट होते हो कहाँ पर, हॉस्पिटल में। ठीक है। तो 194 JB बुक करिए। JB के अंदर जो रिटर्न लगती है सेक्शन वो लगता है 44 AD। ठीक है। 44 AD है। उसमें क्या कहा जाता है कि भाई जो डॉक्टर जितनी इनकम कमा रहा है उसका 50% आप सीधा सीधा खर्चा ले लो। ठीक है ना। बेसिकली उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता, बट वो उसकी लिमिट्स हैं जो मैंने आपको पहले बता दी। ठीक है ना। अब क्या दिक्कत हो यहाँ देख लो, इनकम टैक्स रिटर्न का मैंने फॉर्म खोल लिया है कि एक्चुअल कंसल्टेंट ने क्या गलती करी है। 15 जनवरी को जो रिटर्न भरी थी उसी पकड़ेंगे, देख रहे हो 15 जनवरी 2025 को। ठीक है। ठीक है। इसके 5वें पेज पर आओ। पहली बात तो जो इसने प्रोफेशन लिख दिया है, इसका क्या लिखा है, अदर सर्विसेज मेडिकल एक्टिविटीज। ही इज अ डॉक्टर विद द हॉस्पिटल। तो सर्विसेज ले सकता क्योंकि वो हॉस्पिटल खुद नहीं है या क्लिनिक रन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल आएगा कोड 16019। ठीक है। पहली बात तो ये गलती है। अब जैसे आप ये कोड डालोगे ना, जो 50% क्राइटेरिया वो सिस्टम खत्म कर देता है। आप उसमें 30% दिखा सकते हो, 20% दिखा सकते हो। ये दिक्कत पहली बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है। उसके बाद पेज नंबर लिखिए 5। हाँ, पेज नंबर 5। ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस तो ठीक है, इसका कुछ रेलेवेंस नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे 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 और लिखा है पेज नंबर, ध्यान रखना है, बता दूंगा। अच्छा अभी देखो, इसने सेक्शन पेज नंबर लिखो 17। पेज नंबर 17 पे इसने क्या करा है देखो, इसने 60 पेज सॉरी इसको लेनी चाहिए थी प्रेजेंटिव में। देखो प्रेजेंटिव लिखी हुई ऊपर पॉइंट नंबर 62। देखो पॉइंट नंबर 62 ध्यान से पढ़ो। लेनी चाहिए थी कंप्यूटेशन प्रेजेंटिव इनकम, और जो 44 AD है उसे हम कहते हैं प्रेजेंटिव, मतलब ऑलरेडी अज्यूम्ड बाय द गवर्नमेंट कि भाई आपका 50% सिर्फ आएगा, लिखा भी हुआ देखो। ग्रॉस रिसीट्स अप टू 50 लाख। ठीक है ना। कितना लेना हमें 50%, 50% का क्राइटेरिया इसके अंदर, यानी कि नीचे लिखा हुआ पॉइंट आई में प्रेजेंटिव इनकम ADA 50% ऑफ द 62I। इसकी इनकम 30 लाख है। ठीक है। 30 लाख का 15% 50% कितना हो 15 लाख। अब कंसल्टेंट ने ध्यान नहीं डाल रखी,
उसको लग रहा है कि रिफंड के चक्कर में प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि 2022 तक हो रही थी। अच्छा। समझ रहे हो? हम्म, इसीलिए कहते हैं पढ़ना जरूरी है। पहले क्या होता था 2021-22 तक, उससे पहले आप कोई भी सेक्शन डाल दो, रिटर्न प्रोसेस करके भेज देता था। अच्छा। 22-23 के बाद यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 23-24 के बाद डिपार्टमेंट ने क्या करा है कि सारी यूटिलिटीज में सेक्शन वाइज रिटर्न फिक्स कर दी है। अच्छा। जिस सेक्शन की रिटर्न है वो उसी कॉलम में जाएगी, नहीं तो रिटर्न डिफेक्टिव डिफेक्टिव लिख के आएगी। और ये पिछले साल असेसमेंट ईयर 24-25 में बहुत हुआ है, बहुत जबरदस्त हुआ है। और इस साल तो और भी फॉर्म अपडेट हो गए, इसमें तो हो ही नहीं सकता। इसको भरने के लिए कॉलम नंबर 62 में 44 एडीए में, मतलब 15 लाख इनकम, ऑल्दो रिफंड कम बनता लेकिन इसकी रिटर्न प्रोसेस हो जाती। अब हुआ क्या, एक रिफंड के चक्कर में क्लाइंट गया, अननेसेसरी नोटिस इशू हो गया। अब हुआ क्या कि नोटिस में वो क्या, नोटिस का मतलब ये नहीं कि आपको रिस्पॉन्ड करना है, नोटिस का मतलब है वो आपसे पूरा आपका चिट्ठा मांगेगा, यानी कि आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका फॉरेन ट्रैवल, आपकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग विल बी डिमांडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड दे विल एनालाइज। ओके। अब इस केस में क्या होगा कि अगर उसको पता चलेगा 10,000 भी कैश डिपॉजिट है ना, वो ऐड कर देगा उसको। इट इज नॉट लाइक दैट कि वो आपकी आईटीआर नहीं मांग रहा है, वो आईटीआर नहीं मांग रहा है, आपकी पूरी कुंडली मांग रहा है उस साल की। वो मतलब एक तरीके से इंक्वायरी बैठ रही है। हाँ, इंक्वायरी बैठ गई है। वो कहता है जी आप डॉक्यूमेंट दो मुझे, अब अभी प्रीलिमिनरी नोटिस इशू है 143(2) का, क्या मुझे बेसिक नोटिस दो। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन पे लिखा तो है नहीं क्या डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट कौन से सबमिट होंगे, यही क्वेश्चन। मेजर इशू जिसको नोटिस इशू हो रहा है, पहले क्या होता था कि नोटिस इशू हो जाता था बहुत साल पहले कि आप ये दे दो, आपको ये दिक्कत है। लेकिन अब हम क्या कहता है डिपार्टमेंट कि आपको वॉलंटरी कंप्लायंस करना है, वो होता है हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करो। अब डॉक्यूमेंट का नाम है 143(2) के नोटिस में, तो डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे। अब सैलरीड हो तो जितने आपने क्लेम करी है चीजें, यानी आपका डिडक्शंस हो गई, आपकी सैलरी हो गई, फॉर्म 16 हो गए, सब देगा इंक्लूडिंग और बैंक स्टेटमेंट्स। अब ये कौन सा केस है, आईटीआर 3 या 4 का, इसमें इसके हिसाब से हमारी बैंक स्टेटमेंट्स जाएंगी पूरी साल की, 26 ES लग के जाएगा, TAS अब ये लग के जाएगा। क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर हाँ ये तो ऑलरेडी सिस्टम के पास है। भाई सिस्टम के पास ऑलरेडी है, उसके पास भी है, उसके पास सब कुछ है पहले से ही, वो तुमसे मंगा रहा है, तुम कितने डिक्लेयर करना चाहते हो। अच्छा। हम ये बोले कि हम नहीं देंगे या हम डिक्लेयर कर दे जी, अगला क्वेश्चन एक और आता है कि सर हम रिस्पॉन्ड कर दे तो नोटिस क्लोज हो जाएगा, नहीं होगा। जब हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो एक समरी बना के भेजेगा क्वेश्चंस के भी कि सर ये क्वेश्चन रह गए हैं, हमने ये एनालाइज करा, उसका रिप्लाई दो आप। तो दिस केस विल टेक अराउंड 6 months मिनिमम, और जैसे जैसे रिप्लाई कराएगा डेडलाइन आएगी और हमें उसको रिप्लाई करना है बना के। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उससे पहले उसका समरी जांच लो कि भाई तुमने क्या गलती कर रखी है, क्या नहीं कर रखी, समझ में आई? तो ये मैंने बता दी इनकम टैक्सेबल है, इसमें 2 इनकम डिक्लेयर नहीं कर रखी, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम इसने डाल नहीं रखी, भरने दी 62 कॉलम में। अब इसने भरी कहां, ये देखो 64 कॉलम में भरती, इफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन नॉट मेंटेन्ड। अब इसने क्या करा है, 29 लाख लिया, खर्चा कितना ले लिया, 14 लाख। तो क्या खुद से फाइल की हुई है? नहीं, डॉक्टर साहब ने नहीं करी है, ठीक है, ये उनकी कंसल्टेंट जो भी होगा कर रहा होगा। ये 2022 तक तो चल रही थी, ठीक है, एसएस फाइनेंशियल 23-24 से बंद हो गई। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है कि उनको यही नहीं पता है कि ये डिफेक्टिव लग के क्यों आ रही है। ठीक है, अब इसने कितनी फाइल करी, 29/11/200 का हाँ। 50% कितना हुआ, 14,55,600 ये हुआ। खर्चा कितना दिखाना चाहिए था, 14,55,600, इसने कितने दिखाया, 14 लाख। पहली बात तो सेक्शन गलत, रिटर्न प्रोसेस होगी नहीं। दूसरी बात खर्चा कम दिखाया, मतलब आप यहाँ पे फेक डिडक्शंस दिखा रहे हो। अब वो फेक डिडक्शन की गारंटी कितनी है, अब क्वेश्चन, अभी तुम क्वेश्चन पूछना, पहले मैं बता दूं सारे रीजन बता रहा हूं कि तुम्हें पता चल जाएगा। डिपार्टमेंट ये कंटेंशन ले सकता है रिप्लाई में कि जी आपने जानबूझ के खर्चा ज्यादा दिखाया है सेक्शन से ज्यादा, तो मैं आप पे 200% की पेनल्टी ठोकूंगा, ले सकता है कंटेंशन। अब एसएससी को तो पता नहीं रिफंड में क्या आना क्या नहीं आना, एसएससी को कैसे पता, डॉक्टर है वो तो कहता भाई मैं देता था, उसने फाइल कर नहीं आया रिफंड, मुझे क्या पता। तो ये उसने जो 14,55,000 दिखाना चाहिए था उसने 14 लाख दिखा दिया। यहाँ पे डिपार्टमेंट टेंशन ले सकता है कि भाई आपने इनकम हाइड करने के लिए जानबूझकर लिया है, तो आपको टैक्स की 200% की पेनल्टी 100% से लेके 300% तक का प्रोविजन है, तो 100 भी लगा सकता है, वो 200 भी लगा सकता है, वो 300 भी लगा सकता है, और वो नहीं भी लगा सकता, उसको जेन्युइन केस मिला तो। बट हमने अभी तक देखा नहीं उसने नहीं लगाई, क्योंकि सारी कार्रवाई ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, देयर इज नो फिजिकल डिपार्टमेंटल विजिट। देखा यहाँ पे 14 लाख हो गया, कितने का है नेट प्रॉफिट, 15 लाख का, यानी कि थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था, 50,000 रुपए, 15.5 लाख 600 लाख आना चाहिए था।
पहली बात तो सेक्शन का द्वारा 4480 में जाना चाहिए, तो उसने क्या कर दी नॉर्मल बिजनेस में, देख लो इफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्टर बुक्स मेंटेन ही करता है, एक्चुअली नहीं करता ना। इसका बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब क्या है कि हमारे जैसे जैसे हमारा बिजनेस है वो प्रोफेशनल में, लाइक देयर चार्टर्स, देयर लीगल कंसल्टेंसी, वो उसके लिए है, समझ रहे हो। जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जिनकी सेक्शन 140 जेबी में आ रही है वो उनके लिए है ही नहीं जनरली। और इसमें लिमिट क्या है देखो, इसमें एक और चीज और लिमिट होगी, ये जो है इफ द रेगुलर बुक्स आर नॉट मेंटेन, ये अप टू 10 लाख से सिर्फ, पहले लिमिट डिफाइन नहीं थी, 3 साल वाली लिमिट भी डिफाइन कर दी है, तो सुपर प्रोसेस नहीं कर रहा है सिस्टम ये ड्यू टू टैक्स इन्वेजन। मतलब अमाउंट से 29 लाख डाला है, ये 10 लाख से ऊपर लेता ही नहीं है, अगर आप डालोगे तो डिफेक्टिव लगती है। ओके ठीक है, अब इसमें क्या दिखा है नेट प्रॉफिट देखो नीचे 15 लाख 11,000 आ गया। आप 15 लाख 11, अब ये सब कॉलम खाली होता है, आईटीआर 3 में ज्यादा प्रेजेंटिव में कुछ हमने कहा ना रेगुलर बुक्स नहीं मेंटेन करेंगे तो ज्यादा कुछ जाता नहीं, छोटी मोटी बैलेंस शीट बन के जाती है। अब क्या हुआ देखो, फाइनली क्या हुआ, इनकम इसने एक्सेप्ट कर ली कितनी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट 15 लाख 11,000। हाँ, डिविडेंड तो वो डाला नहीं इसने, वो भी रह गई, बैलेंस आया देख लिया, दिख गया, ठीक है 15 11,000 आ गया। अब ये देखो कितने बड़े आईटीआर है, यू हैव टू रीड द आईटीआर, 77-20 का आईटीआर है। अब देखो इनकम हम अदर सोर्स डाल रखे 1,34,000, बस ये डाल दिया। पहली बात तो ये मिसिंग है, इसका मतलब टैक्स इन्वेजन का वो केस डाल सकता है। ये 34 की फिगर कहां से है? ये है ना, लिखा है ना, ये अच्छा ओके ठीक है ना, ट्रस्ट और डिपॉजिट डाल रखा है, सेविंग और इन्वेंटरी डाल रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो टैक्स कितना कटा हुआ है, 2 लाख रुपए टोटल, इसकी टोटल प्रोफाइल ले रहा बताया था। ये तो 26 ATIS हो गया, ये इसकी इनकम टैक्स रिटर्न होगी लेटेस्ट, ठीक है। ये देखो रिफंड निकाल रखा है इसने, हां ये रिफंड का 1,99,000, मतलब 3 लाख का टैक्स कटा है और 2 लाख का रिफंड दे दिया। डिपार्टमेंट पूरी इंक्वायरी मारेगा जहां पे आप 1 लाख से ऊपर का रिफंड दे रहे हो, चाहे कोई प्रोफाइल हो, पूरी इंक्वायरी खोल के रख देगा वो, ठीक है। और आपको मेल भी भेजता है कि यू आर कंसीडर्ड अ हाई रिस्क प्रोफाइलर, आपने रिफंड क्लेम करा है, आपको चेक कर ले क्लेम करने से पहले, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन मांग रहा है वो कि अगर गलती है तो पहले रेक्टिफाई कर लो। अब तो वो भी आने लग गया ना कि आप फाइलिंग जो कर रहे हो उसमें आप कंसीडर हो जाओ, आपको ध्यान रखना ये पड़ेगा। देखो ये इसका टोटल टैक्स कटा हुआ है 26 ऐसे, ठीक है ना, ठीक ठीक है ना, मेजरली इसका हॉस्पिटल से कटा हुआ है 3 लाख रुपए, ठीक है ठीक है। हाँ ये फिगर आई ना 290। हाँ ये आ गया 291111, हाँ 29 लाख की इनकम है, 2,90,000 टैक्स 10% कटता है। हाँ और जो उसका थोड़ा बहुत डिविडेंड का कटा हुआ, इनका कटा हुआ, तो 3 लाख का टैक्स कटा हुआ, 3,01,000 का, ठीक है। जिसमें से 2 लाख रुपए को उसने रिफंड दे दिया। अब क्या है, ये देखो टैक्स अंडर प्रोविजन आ गया 2 लाख। अब इसने देखो यहाँ पे सीधा रिफंड दे दिया है क्लाइंट को आईटीआर के अंदर, ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा। और क्या करें, शेड्यूल सारे ले लिए, मतलब जो टैक्स इनकम नहीं लिया उसका टैक्स जरूर ले लिया रिफंड के लिए। क्या नहीं, ये थोड़ा पॉइंट समझ में आया भाई, ये जो उसने जो डिविडेंड पे टैक्स कटा हुआ है, डिविडेंड इनकम नहीं ली है, इनकम नहीं लिया, रिफंड ले लिया कि इसका टैक्स कटा तो वो ले लिया मैंने। ओके ओके ठीक है, यहाँ की इनकम देखो 15,11,000, 1,34,000 इंटरेस्ट, हाँ 16,45,000 आ गई, दिख रहा है ना। हाँ टैक्स एट नॉमिनल रेट 193 हो गया, ये आ गया 2,01,000 का, ये है रिफंड ग्रेटर देन 1 लाख, ये आ गया। अब इसने पूरा रिफंड निकाल के दे दिया है क्लाइंट को। अब क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने रिटर्न तो प्रोसेस कर ही नहीं और इसको नोटिस उठा के भेज दिया। एक तो रिटर्न प्रोसेस होनी नहीं थी क्योंकि ड्यू डेट क्या थी, दिसंबर 31, 2024। भरी इसने कब रिवाइज, 15 जनवरी। पहली बात तो भरी भी जाएगी, उसने गलती भरी है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट आगे नोटिस भेज दिया। अब उसके रिफंड, इसमें एक्चुअल रिफंड आना था 80,000 रुपए का, एक्चुअल रिफंड ये था, उसने दिमाग लगा लोगों के 2 लाख बना दिया जो आना ही नहीं था, और रिफंड अब हुआ क्या है, अब हमने इसका केस पूरा एनालाइज कर लिया। अब बताता हूँ, आ जाओ, ये इसका पूरा चिट्ठा बताऊंगा। सर एक क्वेश्चन मेरा ये आता है कि एज अ लेमैन हम लोग को नॉलेज नहीं है टैक्स के बारे में, एंड हम लोग किसी पर्सन के ऊपर या फिर किसी प्रोफेशनल के ऊपर हम लोग करते हैं रिलाय और उस पर भरोसा करते हैं। अब उसकी गलती पे हमारे साथ में ये सब कुछ हो गया, तो हमारी तो लायबिलिटी बन रही है कि हम पे 100% या 200% का वो लग जाएगी पेनल्टी, उस पर्सन की लायबिलिटी कुछ बनती है कि नहीं बनती? बताता हूँ, ये आंसर ऐसा है, मैं बोलूंगा तो हो सकता है बवाल खड़ा हो जाए।
अच्छा सर। दिक्कत क्या है कि हम जब बोलते हैं कंप्लायंस करो, हम्म, हम 95% कंप्लायंस से बिलीव करते हैं। हम्म, लोगों को कंप्लायंस नहीं करनी है, उनको या तो टैक्स नहीं देना है या रिफंड देना है। अब जैसे आईटीआर सीजन चल रहा है रिसेंटली, हम्म, अब इस साल आईटीआर में इतनी ज्यादा स्क्रूटनी हो गई है कि कोई अगर रिफंड देगा तो पक्का नोटिस आएगा। अच्छा, देखो एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत चलती है 1-2% की, कि भाई आपका जब वो टैक्स 1000-2000 रुपए तो आपने जीरो कर दिया। अब आप उसको 80-80 हजार के रिफंड दे रहे हो। अभी रिसेंटली नोटिस इशू हुआ है 143 केस आ रहे जो हमारे पास आए, 11 केस आए हैं, ठीक है। इसमें से 9 केस सैलरीड वालों के, 1 केस प्रोफेशनल का और 1 को स्टॉक मार्केट का। 9 के 9 केस में पॉलिटिकल डोनेशन है। अब वो सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे। तुम्हें ये नहीं पता कि अगर तुम्हें नोटिस आया है तो डिपार्टमेंट का पहले से इंफॉर्मेशन है सारी। कंटेंशन क्या है कि सर हमने तो ऑनलाइन दे रखा है, डोनेशन होते ही ऑनलाइन है। जब वो सोच रहे हैं कि हम आईटीआर यू फाइल कर देते हैं, जो नहीं होगी क्योंकि नोटिस इशू हो चुका है, ठीक है। ये भी एक इशू है। अब वो सोच रहे हैं कि सर हम रिफंड वापस कर देते हैं, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। प्लस पेनल्टी मारेगा 2 साल की पूरी जब तक केस चलेगा, प्लस जब तक केस चलेगा तब तक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी कि आपका 50,000 रिफंड है तो 24% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट हो गया, प्लस टैक्स के ऊपर 100 से लेकर 300% की पेनल्टी ठोकेगा क्योंकि आपने फेक इन्वेशन करा है। अब 99% जितने पॉलिटिकल डोनेशन है 98% वो सब फेक है। फेक का मतलब सर्कुलर ट्रांजैक्शन है कि आपने पैसा दिया है और कहीं से और ले कि लिया। वो सिर्फ ऑन पेपर है पर कभी ऐसा पैसा कभी गया नहीं, पैसा गया है, अच्छा, पैसा ट्रांसफर हुआ है। हम्म। सपोज पॉलिटिकल से 5 लाख दिया गया है, लेकिन वो पैसा सर्कुलर ट्रांजैक्शन में घुमा के आपने वापस ले लिया आपके वाइफ के अकाउंट में, अपने पिताजी के अकाउंट में। ओके ओके ओके। तो वो डिपार्टमेंट के साथ अब वो सोच रहे हैं कि भाई हम रिप्लाई कर दें। पहली बात तो रिप्लाई क्या करना है वो पता ही नहीं किसी को। कॉल आते हैं सर ये रिप्लाई, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। वो कहते हैं सर छोड़ देते हैं। मैंने कहा वो छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, वो तुम्हारी ट्रांजेक्शन मंगा रहा है। एक केस आया हुआ है जिसके अंदर 7.5 लाख का कैश डिपॉजिट है, मतलब उसकी सैलरी में, अब वो सैलरी नहीं पकड़ेगा तुम्हारी, वो 7.5 लाख का डिपॉजिट पकड़ेगा। वो उसकी 22 लाख की सैलरी है, प्लस वो 7.5 लाख और ऐड करेगा। अच्छा। और पॉलिटिकल डोनेशन जो था वो तो उठाएगा ही, यानी कि 7.5 लाख पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी और जुड़ेगी अभी। तो तुमने जितना 5 साल में कमाया होगा ना वो एक बार घुस गया। हाँ ठीक बात है, जब रिफंड हम कंप्लायंस करने कहते हैं कि सर कौन ही करता है, बाद में देख लेंगे क्या होगा। अरे भाई बाद में कुछ नहीं होता है, पहले फिजिकल होता था 2019 तक बंद हो गया है, अब तुम क्या ही उखाड़ लोगे। ये क्लास अभी डॉक्टर साहब हमें बताइए एक्चुअली ये अपने कंसल्टेंट से करा रहे हैं। अब वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं पता, बट नुकसान किसका हुआ। अब उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि भाई कंसल्टेंट अच्छा है बेकार है, डेफिनेटली रेफरेंस दिया होगा। हम ये नहीं कह रहे वो खराब है, लेकिन जब हमने आईटीआर पढ़ी तो आईटीआर से पता चला ही इज अ नॉन प्रोफेशनल। मैं किसी क्लाइंट को सर आईटीआर प्रोसेस हो रही है, उसको क्या ही पता है। ठीक बात है, उसको तो नहीं पता ना हम क्या कर रहे हैं। भाई एक कंसल्टेंट बैठा ऑफिस बैठा और कर रहा होगा काम, 4 लोगों की टीम है, 6 लोगों की टीम है। ये इशू है आज की डेट, डिजिटल एरा है सारा, इसलिए हम कहते हैं आके मिलो, टाइम लगाओ, नहीं तो अपने कंसल्टेंट को बुलाओ। हमारे जितने क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं, जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वाले, कंसल्टेंट है, डॉक्टर्स हैं, चार्टेड्स हैं या क्लिनिकल जो किसी ने खोल रखे जो बिजनेस में करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर क्वार्टर हम मिले या वो हम उनसे जाके मिले, जाके यकीन रहे हम हैं एक ऑफिस लेके बैठे हुए हैं। ये फर्क है। अब ये केस बहुत सारे खोल इस साल रिकॉर्ड नोटिस इशू है, 4 गुना नोटिस इशू है, यानी कि अगर साल में 40,000 नोटिस इशू होते हैं तो 2.25 लाख तक डिपार्टमेंट ने फिगर दे दी है। ये कौन से 143(2) के, अभी और कौन से बोलेंगे 148 के, इसके बाद और एक और सेक्शन है वो भी आएंगे केस डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन आप बताता हूँ। अब इसमें हमने काम करा, अब दिक्कत क्या हुई इसमें ट्रांसफर ला गया हमारे पास। ये सारी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, पूरी बैंक स्टेटमेंट निकाल ली, पूरी बैंक स्टेटमेंट लग के जाएगी रिप्लाई में, ठीक है। ये बना देगा रिप्लाई, तुमको इसलिए बिठा रहा हूँ क्योंकि he will respond to the next, you have to draft and he will respond to the next। although हमने एक्सटेंशन ले लिया 10 दिन की, सिस्टम नहीं चल रहा, दिक्कत ये है, हमने कहा एक्सटेंशन लो बेटर है। याद है अब जनरल फाइल की थी किसकी सुनी, जनरल फाइल नहीं करती, हाँ। जनरल सिस्टम ही चला था ना। की थी। अब दिक्कत क्या आई, सब कुछ ठीक है। पहली बार एक ट्रांसफर आया हुआ है 2 लाख रुपए का, यानी कि इसकी इनकम में 1,96,000 का एक टैक्स इनकम आई हुई है, वो 3rd पर्सन से आई हुई है, उसको लेनी पड़ेगी मुझे। ऑल्दो इट इज नॉट टैक्सेबल, क्यों, सिर्फ फ्रेंडली नेचर में, लेकिन वो मानेगा नहीं, मुझे पता है। अब इसके ऊपर क्या जाएगा, टैक्स लग के जाएगा, यानी कि जिनको हमारी 15.5 लाख 16 लाख की कितनी हो गई, 2 लाख ऐड करें 18 18 लाख हो गई ना। यस सर। अब
जो लोग सोचते हैं कि सर हम ये भेज दें डॉक्यूमेंट, कॉपी भेज दो हो जाएगा, नहीं भाई, कैसे नहीं भेजें तो वो तुमसे अगले रिप्लाई में मंगा लेगा, भाई भेजो स्टेटमेंट सारी। अगर तुम्हारे पास 4 बैंक होंगे और तुमने 3 बैंक की भेज दी, उसका चौथा बैंक भी है उसके पास, समझ रहे हो? जो भी पर्सन एसएसए कर रहा है इसकी, उसके पास सारी डिटेल है तुम्हारी A to Z, ठीक है ना? अगर सपोज कोर्ट का नोटिस आता है या पुलिस आती है तो उसके पास पहले से 90% इन्फॉर्मेशन होती है कि दैट यू आर द कल्प्रिट, वैसी सेम केस ही है। अब ये 2 लाख रुपए नेसेस ऐड कर लें, 3 और ट्रांजैक्शन है इनकी, एक इनकी मदर से, इनकी फादर से और इनके भाई से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इनके सबके पैन कार्ड हमने मंगा लिए, आधार कार्ड मंगा लिए और उन्होंने डिक्लेरेशन भी मंगा लिया कि सर ये हमने इनको एज ए लोन दिया है। ऊपर वाला लोन नहीं बनाने का, क्योंकि लोन दिया ही नहीं उसमें। भाई होता है ना कि हॉस्पिटल में है तो भाई कोई ना कोई खर्चा कर देता, भाई साल के मतलब आखिरी में ले लियो 2 महीने में, या तुमने किसी से ट्रांसफर ले लिया कि भाई मुझे अर्जेंट 5,000 रुपये चाहिए, 20,000 रुपये चाहिए, तो वो 1,96,000 की ट्रांजेक्शन है, इस पर टैक्स ज्यादा जाएगा, हम रोक सकते हैं कंटेंशन, क्योंकि सामने वाला कह रहा है जी मेरी ऑडिटेड रिटर्न है तो मैं नहीं दे सकता इसमें कुछ, समझ रहे हो? उसने उसको वो लोन नहीं दिखा रखा, उसने उसको ड्राइंग सिखा रखी है, ओके, एक दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे हमारी कंटेंशन नहीं है, उसका पैन कार्ड मांगेगा, जिससे ट्रांसफर है उसकी इनकम 2 करोड़ रुपए, उसने ड्राइंग दिखा रखी है, उसकी बैलेंस शीट मंगाओ। अबे बैलेंस शीट मांगूंगा तो क्यों नहीं देगा, पता चले उसकी स्कूटी खुल जाएगा इतने से रुपए के लिए। It is the, you cannot say the notice is closed here when you submit. It is the overall scrutiny which is going on now. अब सपोज किसी अकाउंट में यूपीआई ट्रांजैक्शन होगी 8-10 लाख की, वो ऐड कर देगा कि भाई तू कोई दूसरा धंधा भी करता होगा। अब चाहे वो सैलरीड हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो कुछ भी करता हो, उसको उठा के ऐड कर देगा ट्रांजैक्शन। ठीक है, ठीक है। डेबिट साइड से मतलब नहीं क्या खर्चा कर रहे हो आप, क्रेडिट से मतलब उसको जरा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो उसमें 2 लाख की इनकम ऐड होगी, मैंने देख दिया, ठीक है, ठीक है, मिस्टर इनसे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, और आंटी जी इसके फादर से और इसके भाई से आएगी, ठीक है? ये ट्रांजेक्शन है, ये नोटिस आ गया था, हाँ ये आ गई है इसके, हाँ ये, और इसमें जो क्रेडिट्स हैं वो सारे इंटरनल ट्रांजेक्शंस हैं, आपस में ट्रांसफर करेंगे, हालांकि उसकी रिपोर्ट रख के जाएगी वो। ये बैंक स्टेटमेंट आ गई, अच्छा एक इसने फॉरेन रेमिटेंस करा हुआ है, वो डिटेल मांगेगा कि कहाँ के फॉरेन रेमिटेंस, तो भाई ये बाहर गया था उसकी बिल पेमेंट, वो अभी वो है इसकी, वो है इसकी, एक मिनट, वो है इसकी, हाँ नहीं वो मार्क कर रखी, बट आई हैव डन इन दैट, देखा 26 इसका पेपर टीएस उसमें है, देखना ये था मेरा 26, ये 26 है, ये तो टीएस की तरह है, ये लोग ये ना फॉरेन रेमिटेंस, हाँ ये ना फॉरेन, ये ना ये फॉरेन रेमिटेंस, ये आई आउटपुट 1,44,000, ये जापान गया था, इसकी डिटेल्स है, हालांकि मांगेगा नहीं वो, इट्स अ पर्सनल ट्रिप, ठीक है? परचेज ऑफ व्हीकल है तो ये मेंशन कर तुम्हें करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, रहने देता हूं, अगर वो मांगेगा तो बाद में दे देंगे, हमारे क्रेडिट आ गया है। परचेज ऑफ व्हीकल आगे 11 लाख का लोन पे लिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट है, सीधा इनकम करता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज है, म्यूचुअल फंड्स, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? मतलब इसकी डिटेल हम लगाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि अभी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इसकी इनकम सारी ऑनलाइन ही आ रही है, कैश डिपॉजिट है इसके अंदर कोई, सिर्फ 196 का ऑनलाइन ट्रांसफर है, मतलब वो भी 3-4 ट्रांजेक्शन है, एक ही ट्रांजेक्शन नहीं, ठीक है ना? ये अब इसकी क्या क्या लिख के जानी है, लोग बैंक स्टेटमेंट, इसकी एचडीएफसी बैंक स्टेटमेंट लिख लो, लिख लो एक बार ये सब ऑनलाइन मैंने तुम्हें ग्रुप पे दे दिया यहाँ पर ना, थोड़ा आप भी लिख लो। एचडीएफसी हो गई, एचडीएफसी हो गई, इसकी कोटक हो गई, ठीक है? और एक मिनट रुको, ये बैंक स्टेटमेंट पड़ेगा सारी, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई और एसबीआई, ठीक है? ये 4 स्टेटमेंट हो गई। ये कैपिटल गेन का पीएनएल हो गया, लगा के भेज देना, कुछ नहीं है, कौन सा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन 5,000 रुपए की, ठीक है, ठीक है? ठीक है, ये जाएगी। उसके बाद इसका 26S, TIS, AIS, और ऑल दो हॉस्पिटल जो यहाँ जहाँ भी एम्प्लॉयड है वहाँ का लेटर भी जाएगा, फिलहाल लगा के नहीं भेज रहे अभी, जब तक वो मांगता नहीं है, ठीक है? उसके बाद इसका पैन कार्ड, इसका सेल्फ ऑथराइजेशन जो है वो लग के जाएगा। अब इसका रिप्लाई करने के बाद भाई साहब भेजेंगे क्वेश्चन, अभी 10 से लेकर 20 क्वेश्चन की, ठीक है? वैसे आपने, आप बताओ कोई क्वेश्चन है तो। सर वैसे आपने सारे मैटर्स हैंडल किए हुए हैं एंड लाइक आपने कॉमन पैटर्न देखा होगा, वो कॉमन पैटर्न क्या है? क्योंकि यूजुअली जितना मुझे लगता है नॉर्मली लोग इतना ज्यादा टैक्स इवेजन को नहीं करते होंगे। करते हैं बहुत जबरदस्त करते हैं इवेजन। ओके, अरे भाई 2 लाख का रिफंड है, 1 लाख 90,000 का रिफंड निकाल रखे हैं। मैं ये नहीं कहता मत लो, इट इज नॉट राइट रॉन्ग टू से कि बनता है तो लो ना, हम भी देते हैं यार, ये नहीं कि हम रिफंड नहीं देते। अरे कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर भाई उसकी इनकम बनती नहीं तो लेगा ना, पूरा ऑडिट होता है फिर
हमारे पास रिसेंटली केस है 1.42 का, अच्छा उसको लगता है मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, सॉफ्टवेयर सर्विसेज देता हूँ, तो टर्नओवर 1 करोड़ की लिमिट है ऑडिट की। भाई उसमें 1 करोड़ की लिमिट नहीं है, उसमें 75 लाख की लिमिट है। अच्छा गलती पहली। हम्म, दूसरी गलती, ना उसके बैलेंस शीट्स है, हम्म, मतलब आप 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर कर रहे हो, उसके पास डेटा नहीं है अकाउंटिंग का, अच्छा सिर्फ बिल्स फीड कर रखे हैं जीएसटी में। हमने बोला जी अकाउंटिंग डेटा भेजो, उसके पास ना बैलेंस शीट्स है ना कुछ है, पर्सनल अकाउंट से निकाला जा रहा है, पर्सनल अकाउंट में डाला जा रहा है। जब आया रीड करा तो मतलब खर्चा ही नहीं है कंपनी में। खर्चा कहां से कर रखा है जी, वो तो मतलब कैश में सैलरी बांट देता था, कैश में सारा अकाउंट से कैश विड्रॉ कर रखा है। अब कैश विड्रॉ की लिमिट है खर्चा करने की, यार तुम्हारे पास 1 करोड़ का टर्नओवर है, चलो 5 एम्प्लॉय हैं, क्या चलो कैश में देता था मैं, कैश के कैसे रिकॉर्ड रखेंगे, अलाउड ही नहीं है सिस्टम में, इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउड ही नहीं है। प्रॉब्लम एक जो हम कह रहे हैं ना, प्लानिंग, पीपल आर नॉट रेडी टू स्पेंड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग्स। ये बड़ा जो जब नोटिस आ जाता है तो आपने जितना 5 साल में, हमने भी रिसेंटली केस देखा लास्ट ईयर, हम उनके पास 2021 में गए थे, हमने बोला कि सर ये ट्रांजैक्शन गलत है, ठीक है, बहुत बड़ा क्लिनिक है गए। क्लिनिक्स में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें एग्जम्प्टेड होती हैं, कुछ एग्जम्प्टेड होती है, कुछ बहुत सारी चीज होती है। हमने उनको बोला जी ये गलत है, वो नहीं माने, 2024 में रेड हो गई, उन्हें 2.25 करोड़ का उन्होंने टैक्स बनाया, 5 साल में कमाया जितना घुसा दी भर में। अब उन्होंने जो भी पे करा होगा, हमने तो एक फर्स्ट वन टाइम कंसल्टेशन गए थे कि भाई इसमें केस लगेगा, ये होगा वो होगा, जीएसटी में जो भी वहाँ पे वो फाइनल होगा वो देना होगा, हम उनको हमारी वो रिस्पॉन्स देंगे कि भाई ये। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला जी आपने जितने डॉक्टर्स को पेमेंट करी है पिछले 5 साल में सारे ले आओ। इतनी पुरानी? हाँ, जीएसटी की रेट थी ना। अच्छा जीएसटी की रेट थी। अब डॉक्टर्स को जीएसटी एग्जम्प्टेड है, डॉक्टर्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी एज एन इंडिविजुअल, यानी कि हॉस्पिटल में क्लिनिक में काम कर रहे हो। एक ही कैटेगरी है जो जीएसटी एग्जम्प्टेड है डायरेक्टली, ठीक है। अब हमने जब टैकल करा, थोड़ा सा ट्रांजैक्शन देखा आफ्टर कंसल्टेशन, तो डॉक्टर्स को पेमेंट ना करके उन्होंने उनकी कंपनियों को रखी है, प्राइवेट लिमिटेड को या पार्टनरशिप को, वो एग्जम्प्टेड नहीं है जीएसटी से। अब हमें क्या पता उसने क्या कंपनी खोल रखी है, हो सकता है सामान बेचता हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है ना, उसने तो बोल दिया उसमें दे दो। ये किसकी गलती है? कंप्लायंस इंडियन हाउस की, उसको उसने जीएसटी ठोक दिया 18%, कुल मिला के 1.5 करोड़ की पेमेंट थी, लग गया 18% जीएसटी, 2 करोड़ 36 लाख हो गया टैक्स। वो क्या रखे तुमने डॉक्टर को दे रखी है, तो डॉक्टर को दो ना नाम से, तुमने प्राइवेट लिमिटेड को या उसको दे रखी है पार्टनरशिप को। अब या तो उनका चार्टेड, जो मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब उनको कंसल्टेशन कैसे मिली, कहां से मिली, आई डोंट नो, इन हाउस अकाउंटेंट भी है, टीडीएस नहीं काट रहे उसके ऊपर, डिसअलाउड है। अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, मैं जानता हूं कि बहुत खर्चा होता है, अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन एक लिमिट्स हो गई 40-50 लाख आप पहुंच गए हो, तो हमारा सजेशन होता है कि आप एक कंसल्टेंट अपॉइंट करो, आउटसोर्स करो और उसे काम करवाओ। अब इस केस में अननेसेसरी ही स्पेंडिंग 50,000 फॉर द लिटिगेशंस, या 35,000 40,000 जो भी जितने पैसे लेता होगा, फ्री में तो काम करेगा नहीं, ऊपर से टेंशन ओवर हो गई, ठीक है। अगर कुछ नेगेटिव ऑर्डर आ गया तो पूरा टैक्स, अब इसमें पक्का में टैक्स जाएगा, बस ये बेनिफिट है कि इसने टैक्स जमा कर रखा है 3 लाख रुपए, वो तो जाएगा। इसमें हमने केस में ये करा है कि जो ओवरऑल पेनल्टी है जो हमने कैलकुलेट करी है वो 2 लाख पे जाएगी। 2 लाख पे 30% कितना हुआ? 60,000 रुपए, 60,000 रुपए का मतलब इसका कुल मिला के अराउंड टैक्स जो जाएगा वो लाख रुपए के आसपास जाके पेनल्टी वगैरह छूट जाएगा, मतलब इंटरेस्ट वगैरह साथ। हाँ, पेनल्टी ठोक दी तो फिर हमें इसके लिए रिप्लाई करना पड़ेगा कि सर हमारी प्रेयर है कि इस पे ना लगाई जाए, एज ए डॉक्टर हमें नहीं पता है, बहुत साल से कोई कर रहा है, क्योंकि होता है कि जब आप रिटर्न फाइल करते हो ना, आपके आईपी एड्रेस वगैरह सब लग के जाता है, सब कुछ आपके सिस्टम से, आपके सॉफ्टवेयर से लग के जाएगा। तो इसलिए ये नहीं कि रिफंड हम नहीं देते, अरे भाई मिलता है तो लो ना, अरे चोरी 2% करोगे 200% थोड़ी कर लोगे। आपने चलो 10,000 का रिफंड उसको 11 कर दिया, चलो भाई कोई बात नहीं, हो गया। अब 10,000 का रिफंड को 50,000 करोगे तो नोटिस भेजिए डिपार्टमेंट। सर डिपार्टमेंट कितनी बार एक्चुअल गलतियां जो होती हैं या फिर मिस्टेक्स होती हैं वो कंसीडर करके कई बार छोड़ देता है, ऐसा होता है? बता देता हूँ अभी जो रिसेंटली हो रहा है। ओके, डिपार्टमेंट ने क्या करा है कि असेसमेंट ईयर 23-24, ये तो 24-25 का है ना नोटिस, 23-24 के मैसेज भेज देते सबको कि भाई आपकी रिटर्न्स गलत है। ओके, कईयों ने रिवाइज नहीं करी। अब क्या करा है डिपार्टमेंट ने? 143 इशू कर दिया। अब गलतियां करी जिसने रिवाइज कर ली है उसको तो नहीं, दोबारा मैसेज आगे रिवीजन कर लो 24-25 का, लेकिन जिन्होंने रिवाइज नहीं करी है उनको 143 इशू कर दिया।
अच्छा, मतलब मौका ही नहीं दिया। हमारे पास 2 केसेस आए थे, तो जैसे ही उसको इशू हुआ है उसने असेसमेंट किया 23/24 की रिवाइज कर दी रिटर्न, ठीक है। 83,000 टैक्स भरा है वॉलेंटरीली। जो रिफंड था वो तो गया, प्लस पूरा इंटरेस्ट लगेगा और 50% पेनल्टी ठोकेगी, वॉलेंटरी ठोकेगी ये तो। मतलब डिपार्टमेंट ने जो आईटी न्यू डिफाइन कर रखी है उसमें ये है कि 25% और 50% आपको पेनल्टी लगेगी टैक्स की। 83,000 टोटल टैक्स हमने जमा कराया। मैंने कहा भाई तेरे को 1 साल से बोल रहा हूँ कर दे, तब तो समझ में आई नहीं, कम से कम पेनल्टी तो बच जाती 25% की प्लस इंटरेस्ट। कुछ नहीं होता तो 20-25 हज़ार रुपये बच जाते उसके। अब 143 टू शो कह रहा है इसकी कर दूं, मैंने कहा अब नहीं हो सकती। अब तो सिर्फ ये केस में हो सकती है, 133 में होती है, वो तो वो करेगा डिपार्टमेंट इश्यूज। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम? हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अरे भाई जब हिंदुस्तान में बैठो हिंदुओं का टैक्स कंप्लायंस करो ना, तो जाओ ना बाहर। फिर भाई सीधी सी बात है, आपको आप यू कैन नॉट, आप उसमें तुम जो मर्जी सरकार को गाली दे दो, नोटिस आया तो कंप्लाई करना पड़ेगा, नहीं होगा तो आपका पैन फ्रीज हो जाएगा। अब ये रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना, अगले साल एक कार्रवाई क्लोज हो जाएगी 31 मार्च से पहले। उसके बाद इसकी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगले अगर ये रिस्पॉन्स नहीं करता नोटिस इसके, तो अगले 2 साल में इसका पैन कार्ड फ्रीज होकर बैंक अकाउंट से रिकवरी कर देगा। आप ये मत सोचिए छूट गया, ये छूटा नहीं है, सब सिस्टम डिफाइंड है। अगर आपको रिप्लाई नहीं करा तो रिकवरी कर लेगा 2 साल बाद आपके अकाउंट से। फिर आप ऊपर करते रह जाओगे कि सर मेरा अकाउंट खोल दो, और जितना ऊपर जाओगे ना उतना महंगा पड़ेगा। एज सून एज यू गो आफ्टर ऑर्डर इज पास इट हैज टू गो टू कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील कोई भी क्लाइंट अगर जाएगा तो वो किसी डेफिनेटली चार्टेड या लॉयर के पास ही जाएगा, दे विल चार्ज हेवीली, क्योंकि अपील का एक फॉर्मेट फिक्स है। आप लिख के अप्लाई नहीं कर सकते कि सर मेरा ये हो गया, वो सुनेगा ही नहीं और जाएगी नहीं अपील ऑनलाइन है। पूरा फॉर्मेट फिक्स है, सीधा रिजेक्ट करके मारेगा, मतलब कंप्लायंस करके लेके आएगा। तो जो भी है नोटिस आ रहे हैं इनको तो पहले लाइटली मत लेना। जो नहीं आ रहे, जो हमारा मैनेजर है डायरेक्ट टैक्स का, उससे पूछ लेना, ठीक है? नहीं तो फिर मेरे साथ हर हफ्ते एक डिस्कशन करने बैठना केसेस के, तो इस केस का रिप्लाई करके आई बनाओ, कोई कंफ्यूजन हो इवन क्लोज कर लेना। सर जैसे और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सर जैसे हम लोग आजकल एडीआर का बहुत देखते हैं किसका? कि एडीआर मेथड्स जो होते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, हाँ। लिटिगेशन हो गया। सर आपको क्या लगता है कितना स्कोप है इनकम टैक्स वाले इश्यूज के अंदर एडीआर का, या फिर इनमें कुछ हो भी सकता है? गवर्नमेंट कर तो रही है, जैसे अभी विवाद से विश्वास स्कीम निकाली थी, वो एडीआर डिस्प्यूट होता था कि तुम्हारे जो पेनल्टी लग रही है, कुछ भी लग रही है, जो चीजें लग रही है, सब उन्होंने रिमूव की थी। वो स्कीम चली थी, काफी टाइम तक चली थी वो, तो उसमें भी लोगों का क्या है, गवर्नमेंट खुद ही डिस्प्यूट मैकेनिज्म है। अभी जीएसटी का भी आ रहा है, दिल्ली जीएसटी में भी आ रहा है हाँ। अभी आ रहा है कि जिसकी पुराने केसेस पड़े हैं आप हाँ। टैक्स जमा करते हो पेनल्टी भी ऑफ हो जाएगी। हाँ, गवर्नमेंट खुद ऑफर देगा। खुद ऑफर करती है यार, ये केसेस है जहाँ पे हमें लगता है कि उसने पेनल्टी अननेसेसरी लगा दी, मेरा टैक्स बनता है, आप वॉलंटरी मान लो कि भाई ठीक है काम करो, सपोज 100 रुपए टैक्स है, वो कहते हैं जी कर करके हम 300 रुपए हो गया, अच्छा जी काम करो ये तो छोड़ दो 100 रुपए। अब गवर्नमेंट कहती है आपका 70% टैक्स दे दो, अब तो ना खत्म करो। अगर आपका बनता है तो लिटिगेशन में जाओ, क्या दिक्कत है? हाँ, इफ यू आर राइट ऑन पार्ट देन गो फॉर लिटिगेशन, समझ में आता है। लेकिन आप सोच लो कि आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे, अब मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं, सपोज किसी की आइटम बनना सैलरी की, कहता जी सर मैंने फ्लैट खरीदा, रजिस्टर मैंने नहीं कराया, मैंने तब अलॉटमेंट ले ली। अब डिपार्टमेंट जनरली कहता है कि रजिस्ट्री डेट से मानेंगे, अब आप 1 साल में बेच दोगे तो टैक्स लगेगा। कहता नहीं सर बाद में देखेंगे ले लगेगा। अरे भाई लिटिगेशन में पैसे हैं खर्च करने के पास, जब घर खरीदे जब टैक्स कंप्लायंस वाला फैक्टर आ 15,000 रुपए तुम्हारा टैक्स जाना है। अब लिटिगेशन में तो 2 लाख रुपए फूक दोगे, फिर कहोगे सर नोटिस आ गया यार, या तो तुम रेडी हो उस चीज के लिए। अब हिंदुस्तान में अगर आपको जाना है तो यू हैव टू स्पेंड मनी, अ लॉट ऑफ मनी अलोंग विद द टाइम एंड स्ट्रेस, ठीक है ना? लिटिगेशन एक दिन में खत्म होनी जाएगी, तो फिर या तो ऐसा कर लो भाई, जब हम बोल रहे हैं कि टैक्स लगेगा तो बनेगा, काम खत्म करो ना, सीधे लो जी। हमारे उस केस स्टडी में पढ़ा था, अरे भाई वो स्पेसिफिक केस है, वो केस तो पढ़ते नहीं है, गूगल पे पढ़ के आ गए, काम खत्म हो गया। अब गूगल पढ़ के आओ तुम्हें क्या ही समझ में आ जाएगा? सब गूगल की कहानी है, ये नहीं कि मत पढ़ो, पढ़ो कंसल्ट तो करो। कंसल्टेशन इज अ वेरी मेजर टास्क इन टैक्स प्लानिंग। चाहे आप सैलरीड हो चाहे जो मर्जी हो, अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ऊपर है या आप मल्टीपल सेक्टर्स में काम कर रहे हो, सैलरी के अलावा कुछ एफएनओ कर रहे हो, स्टॉक मार्केट कर रहे हो, तो अपनी लायबिलिटी पहले जान लो। समझ में? ये केस फाइल करो फाइनल, ठीक है? ठीक है, उसके बाद करो। कोई क्वेश्चन हो तो